रोशन जी हमारे नए मेंबर हैं, कह रहे हैं कि अंशुल सर मेरे पास पीरामल फार्मा 500 शेयर हैं, 195 के रेट में है और लेना है, एवरेज कहाँ पर करें, लॉन्ग टर्म का नजरिया है। तो 500 क्वांटिटी ऑलरेडी है सर 195 पर, और लेना चाहते हैं, पूछ रहे कहाँ पर लूँ। सर देखिए, दो लेवल है। एक अभी जो हम आगे डिस्कस करेंगे, हम तीन चार स्टॉक डिस्कस करेंगे बॉटम बाउंस के। उन्हीं तरीके के स्टॉक में पीपीएल फार्मा भी बैठता है। फाइनल बेरिश एफवीजी जो थी वो 166.56 पे मिटिगेट हुई है, तो जैसे ही 166 रुपए 56 पैसे के ऊपर टिकना स्टार्ट करेगा, सीधा सीधा 190 रुपए लग जाएगा। और 190 रुपए के बाद ना वीकली ना मंथली कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 190 के बाद सीधा ऑल टाइम हाई खुलता है। तो आपको एवरेज करना है तो या तो 157 निकलने दीजिए तब एवरेज कीजिएगा, या फिर 181-60 के ऊपर टिके तब एवरेज कीजिएगा। मैं पर्सनली 167 के ऊपर बाई करना स्टार्ट कर देता अगर मुझे ये स्टॉक लेना होता तो। अब इतना मैंने मीडिया पे रिकमेंड कर दिया है, सेबी वाले लफड़े में फंसूंगा नहीं, इसलिए मैं लूंगा नहीं। बट अब जाके जो बुलिश बाइंग एविडेंस चाहिए होता है वो बनना स्टार्ट हुआ है, तो 167 के ऊपर आई वुड बी ए क्लियर कट बायर। मतलब नया भी ले लें और जिनके पास ऊपर के लिए हुए हैं वो एवरेज भी कर लें। बिल्कुल सर, 167 के बाद स्टॉक में आपको बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। खोने के लिए आपके पास 17 रुपए होगा, 149 का स्टॉप लॉस। और पाने के लिए आपके पास ऑल टाइम हाई होगा 307। बीच में एक रेजिस्टेंस जाके आपका अटकेगा 190 रुपए 80 पैसे पे। मतलब 167 पार होने पर सवारी कर लो बस पिरामल फार्मा की है। 3 ही रुपए रह गए सर। बिल्कुल बिल्कुल, उसके ऊपर क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग चाहिए मेरे को, डेली क्लोजिंग क्लोज चाहिए उसके सर। ऊपर हो, तो मैं बाई करना स्टार्ट करूंगा। ये बेटर था सर, इसके ऊपर की क्लोजिंग, क्योंकि पार तो दिन में हो जाएगा, इंटरडे में हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर बंद होना चाहिए। फिर आपको सिर्फ खोने के लिए 150 तक, यानी कि 17 रुपये खोने के लिए, और ऊपर में पाने के लिए 307 रुपये, यानी कि इसका ऑल टाइम हाई, वहां तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। फेयर इनफ। नैन्सी जी कह रही हैं अगर सर निफ्टी ने एक बार नीचे आना है इफ एट ऑल, तो मैं फिर बेलराइज 180 पे, आलोक इंडस्ट्रीज और अदानी पोर्ट्स 1500 रुपये में फिलहाल प्रॉफिट बुक कर लूँ। अगर निफ्टी को नीचे आना है तो कंडीशन राइडर के साथ सवाल पूछा है सर इन्होंने, और फिर बाद में मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ सर। देखिए, मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ, हम रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आप पिछले 5 दिन का 6 दिन का निफ्टी का प्राइस एक्शन देखिए, बाजू में बेलराइज का प्राइस चार्ट लगा के प्राइस एक्शन देखिए। तभी आज सुबह जब टीवी पे मैं लाइव था, मैंने बेलराइज इसीलिए 10 बजे क्लोज होते होते जबरदस्ती पीसीआर वालों के साथ घुस के बीच में लास्ट में आपको 184 रुपए में बेलराइज करने बोला था। आप एक चार्ट बाजू में निफ्टी का लगाइए, एक चार्ट बाजू में बेलराइज का लगाइए। निफ्टी में डाउनवर्ड प्राइस एक्शन है, बेलराइज में अपवर्ड प्राइस एक्शन के बाद 4 दिन की कंसोलिडेशन है। तो ये क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ शो करता है। तो जब काउंटर में रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है ना, तो आपको इस चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए कि निफ्टी नीचे आएगी। अगर आती है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर गिरते कम है, साइडवेज ज्यादा जाते हैं। गिरने को बेलराइज गिर सकता है। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ये है कि फिर ये 4-5 दिन टाइट रेंज बना लेगा, और जैसे इंडेक्स में बाउंस बैक आना स्टार्ट होगा ये फिर नया ब्रेकआउट बना देगा। तो बेलराइज मैंने हमेशा यही कहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, आपको निकलने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है तो करंट स्विंग लो 177 के पास है, या फिर आज का लो 179 है। दोनों में से कोई भी एक लगा लीजिए और पड़े रहने दीजिए। ये स्टॉक 220 रुपए जाएगा। 220 जाएगा, ठीक है। लेकिन सर इनका सवाल था कि मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ क्या बेलराइज, आलोक में और अदानी पोर्ट्स में। बेलराइज तो बढ़ा रहे, बाकी दोनों। आलोक आलोक में तो कर लेना चाहिए सर, क्योंकि वापस से खराब न्यूज आ रही है। ये आपकी बांग्लादेश वाली जो टेक्सटाइल वाली है कि वो जीरो राइडर लगाया है कि अगर कॉटन आप इंडिया की जगह यूएस से लेते हैं, ऐसा कुछ मैं सुबह पढ़ रहा था। एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, बट हाँ हाँ हाँ। फंडामेंटली ऐसी न्यूज है जो खराब है। तो आलोक इंडस्ट्री में बुक कर लीजिए। अदानी पोर्ट में देख रहा हूँ कि 1600 का शायद ब्रेकआउट बनने वाला है। मैं अदानी पोर्ट में बिल्कुल कोई भी बिक्री की या प्रॉफिट बुकिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। 1600 निकलने के बाद मैं भर भर के बाइंग की सलाह दूंगा 2000 के टारगेट के लिए। पैटर्न इन द मेकिंग है। दोनों चीज नहीं बेचनी चाहिए। आलोक इंडस्ट्री भले आप बेच सकते हो, थोड़ा सा वहां पे फूफा जी क्लियर हो जाए तो फिर अपन भी क्लियर हो जाएंगे। अब इनका दूसरा सवाल कह रहे हैं केरी की हैं ये, कि देवांगरी शुगर के रिजल्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको। सर, देवांगरी शुगर हम छोड़ चुके हैं। ये जब 5 रुपए 20 पैसे के बाद से हमने छोड़ दिया है। रिजल्ट, सेल्स बढ़ी है, ऑपरेटिंग मार्जिन 12% के आसपास आई है। सेल्स सेम क्वार्टर लास्ट ईयर 73 करोड़ थी, अभी 82 करोड़ है।
लास्ट क्वार्टर सितंबर में 48 करोड़ थी, इस क्वार्टर में 82 करोड़ है। तो सेम क्वार्टर लास्ट ईयर देखिए या लास्ट क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन देखिए, दोनों में सेल्स अच्छी बढ़ी हुई है। तो रिजल्ट तो ठीक ही लग रहे हैं, बट प्राइस पे अभी कोई बाइंग का स्ट्रक्चर नहीं है, तो आई वुड वेट। जब तक बाइंग का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, आई वुड वेट। अच्छा, ठीक है। मीता गाड़िया जी कह रहे हैं कि सर SBI 1140 की बाइंग है, सिर्फ 5 ही शेयर्स लिए हैं, डाउन आने का सुना था इसलिए अब ऊपर जा रहा है और ऐड करना है और ऐड करना है इनको, किस लेवल पर बाय करूं मैं? तो एक तो सवाल हो गया सर इनका SBI पर, दूसरा कह रहे हैं कि विमता लैब पर भी व्यू दे दीजिएगा। देखिए, जिससे भी आपने सुना है कि एसबीआई नीचे आएगा, या तो उसने अगर फंडामेंटलिस्ट है तो उसने ये बोला होगा कि बाई ऑन डिप, ये नहीं बोला कि बेच के डिप बाई कीजिए। और टेक्निकल एनालिस्ट ने अगर आपको बोला है तो फिर उनको सुनना बंद कर दीजिए, क्योंकि ही इज प्रिडिक्टिंग द टॉप, वो भी फिफ्थ गियर में चलने वाले हाईएस्ट मोमेंटम, हाईएस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर में टॉप प्रिडिक्ट करना, ये आत्महत्या के समान है टेक्निकल एनालिसिस में। हम तो ऐसे काउंटर्स में और बाइंग ही ढूंढते हैं, तो देयर वाज नो पॉइंट सेलिंग। केवल और केवल एग्रेसिव स्टॉप लॉस 1120 का था, सेफर स्टॉप लॉस 1100 था, पोजीशन होल्ड करनी थी। 1150 का टारगेट हुआ है, सेकंड लेग में 1199 और 1240 के टारगेट बनते हैं। अभी भी स्टॉप लॉस रिवाइज नहीं हुआ है, 1120 का ही है। तो प्रिडिक्टिंग द टॉप या बॉटम, दिस इज अ सुसाइड इन मार्केट। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रिडिक्टिंग द बॉटम भी आज, अब हम धीरे धीरे उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी हम बताएंगे। बट उसमें कोई ट्रिगर, कोई न्यूज, कुछ इस टाइप की चीज होनी चाहिए, तब आप टॉप या बॉटम प्रिडिक्ट करना स्टार्ट करो, वो भी नो मोर देन 0.25% ऑफ योर कैपिटल एट रिस्क से। तो वहां भी रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल एसबीआई 1199 1240 जाते हुए दिख रहा है। दूसरा स्टॉक इनका विमटा लैब 448 के नीचे फेल्ड लो बना है। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो अगर ये वीक हाई पे क्लोज होता है, जो कि मेरे को पूरी उम्मीद है कि वीक हाई पे क्लोज होगा, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाएगा आपका वीकली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे अभी पियर्सिंग लाइन पैटर्न बन रहा है और डेली चार्ट पे डबल बॉटम का ब्रेकआउट है। तीनों केस में 587 पहला टारगेट दिख रहा है और 587 निकलता है तो 720 रुपए दूसरा टारगेट बन रहा है। एक स्टॉक ठीक है। मेरे को याद आ गया सर, E2E नेटवर्क। हम्म। E2E नेटवर्क ने दिवाली से लेके पूरी डिप्स में एक्यूमुलेशन की सलाह दी थी। अगर आपने ऊपर लिया है, नीचे लिया है, एवरेज आउट प्राइस है, तब तक तो सब ठीक है। अगर आपने ऊपर नहीं लिया था, केवल नीचे ही नीचे लिया है 2230 के नीचे, तो हमने बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन की सलाह दी थी। तो अगर आपने केवल नीचे ही नीचे लिया है तो फिर 400 रुपए मिल रहा है, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नीचे 2400 के आसपास आपको री एंट्री का मौका मिलेगा। व्यू एज इट इज इंटैक्ट है। 3 साल रखते हैं तो 10,000 के प्लस के टारगेट मिलेंगे। व्यू में कोई भी बदलाव नहीं है। एक 200 रुपए की डाउन मूव अपॉर्चुनिटी मिल रही है ट्रेडर स्कैल्पर को, वो जिसको लेनी है ले ले। इन्वेस्टर कृपया ना छेड़े, अपने 10,000 के टारगेट को पकड़े बैठे रहें, तकिए के नीचे दबा के सोते रहें। E2E नेटवर्क्स में 10,000 के टारगेट के लिए अगर आपने ले रखे हैं तो बने रहिए, इसको अपने तकिए के नीचे दबा कर रखते चलिए, यानी कि भूल जाइए लेकर और सो जाइए इसको लेकर। शिव मेहुला जी, मेलुहा जी माफ़ कीजिए, सर इन्होंने सुपर चैट के जरिए अपना सवाल भेजा है, कह रहे हैं कि हर हर महादेव। गोल्डियम इंटरनेशनल, MRPL और ट्रू एल्ट बायो एनर्जी, TRUALT, ट्रू एल्ट बायो एनर्जीज का हाल में IPO आया था, इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए, पूछ रहे हैं। तो गोल्डियम, ट्रूअल्ट और तीसरा कौन सा था? MRPL। एमआरपीएल में तो देखिए पुल बैक, अच्छा ये ब्रेकआउट दे दिया 180 रुपए के ऊपर। अगला टारगेट 219 रुपए 99 पैसे है। वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट है, वॉल्यूम बैक्ड पूरा मूविंग एवरेज है, तो कम से कम 219 और उसके ऊपर निकला तो 250, ये दो लेवल आने चाहिए। जो 180 से लास्ट टाइम पलटा था 138 तक, ये उसका अब फुल पावर ब्रेकआउट मूव है। तो मेरे को नहीं लग रहा 220 और 250 इसके पहले कहीं रुकेगा। स्टॉक इज लुकिंग एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पॉजिटिव। ट्रू आल्ट में फील्ड ब्रेकआउट जो नेगेटिव या बेरिश आईपीओ बेस बना था, जिसका ब्रेकडाउन 140 पे आया, 310 पे टारगेट कंप्लीट करने के बाद वर्टिकल रिकवरी है। अब पुल बैक में 400 रुपए वॉच कीजिए, अगर वहां पे बुलिश एविडेंस मिलता है तो बाई कीजिएगा, नहीं मिलता है तो एज यूजुअल अवॉइड मोड पे ही रहेगा। बट जिस हिसाब से रिकवरी है, मेरे ख्याल से 400 पे हायर लो बनेगा। वहां पे सवाल जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये मेरी आईपीओ की लिस्ट में नहीं है, मैं बहुत ज्यादा नहीं देखता हूँ आईपीओ की लिस्ट, तो सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। तीसरा बच्चा गोल्डियम, 7-8 दिन में अच्छी मूव थी 295 से 445 तक। आज फर्स्ट डे ऑफ पुल बैक है, गैप फिल करने 364 तक आ सकता है।
अगर 385 तोड़ता है तो 385 अपर एंड ऑफ द गैप है, वो निकलता है तो 364 तक आ सकता है। बाइंग का कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो होल्ड कीजिए, क्योंकि 304 का बॉक्स लो वीकली चार्ट पे सेकंड टाइम फेल होने आया है, तो 843 बॉक्स हाई है, वहां तक तो आराम से जा सकता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इस बीच साक्षी जी नई इकॉनमी मेंबर बन के हमारे साथ जुड़ी हैं। साक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से प्राइम मेंबरशिप में। कुछ और सवाल जो हमारे प्राइम मेंबर्स के आए हैं वो भी मैं साथ साथ लेता चलता हूँ। एक वैशाली जी, ये हमारी दर्शक हैं, 1 महीने से प्राइम मेंबर हैं। कह रहे हैं कि सर एमक्योर फार्मा में क्या करें, मेरा बाइंग प्राइस 1551 रुपये का है, 1551। एमक्योर कल फिर मैंने बाय दिया था, कल फिर वो रेजिस्टेंस से जाके फिसल गया, आज वापस से मतलब ऊपर नीचे कर रहा है, ब्रेकआउट पॉइंट के साथ फ्लर्ट कर रहा है, ना ब्रेकडाउन दे रहा है ना ब्रेकआउट दे रहा है। आईपीओ बेस 65 वीक्स का बना है, उसके बाद से ये छठवां हफ्ता है जहां पे टाइट रेंज में है। ले ही चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिए हैं तो 1570 का ब्रेकआउट का वेट कर लीजिए, क्योंकि 2 बार प्रीएम्प्टिव बाई फेल हुआ है तो मैं तीसरी बार प्रीएम्प्टिव नहीं दूंगा। अब मैं 1570 के ब्रेकआउट पे ही बाई दूंगा, तभी 2000 का टारगेट खुलेगा। तो मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में है। जब तक 1356 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आइडियली तो लेवल आता है 1414, बट मैं थोड़ा लीवे दूंगा। 1356 के ऊपर जब तक है, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। ये कंसोलिडेशन है, चॉपीनेस है, इवेंचुअली 1570 का ब्रेकआउट देके 2000 रुपए निकल जाएगा। तो मतलब बने रहेंगे हैं। बिल्कुल बने रहना चाहिए सर। ठीक है, ओके। रितेश सिंह जी कह रहे हैं, एक तो एक्शन कंस्ट्रक्शन एस और दूसरा एसोसिएटेड अल्कोहल्स को किस रेंज में बाय करना चाहिए। तो स्टॉक्स तो सर इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कौन से, लेकिन कहाँ, ये आपसे पूछ रहे हैं। और देखिए एसोसिएटेड अल्कोहल 813 के नीचे फील्ड ब्रेकडाउन, मतलब जो फील्ड ब्रेकआउट था उसका लिक्विडेशन का टारगेट कंप्लीट करके बाउंस बैक दे रहा है। मेरा इंटरेस्ट इस स्टॉक में आएगा 917 के ऊपर। 917 निकलता है तो फिर 1019 तक जाएगा। अभी मैं बाई नहीं करूंगा, हालांकि ये हाई लो बनाने की कोशिश कर रहा है, बट मेरे को रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट चाहिए। एस में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, 1280 पे, पहला टारगेट 778 था। 3 हफ्ते पहले बनाया, बाउंस बैक कर रहा है। बाउंस बैक कंप्लीट होने के बाद, बाउंस बैक शायद 980 तक भी खिंच जाए, कंप्लीट होने के बाद 778 टूटेगा, 502 रुपए तक नीचे आएगा। ठीक है, ओके। एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ सर, फिर मैं बजिंग स्टॉक्स और आईपीओ वाले सेगमेंट की ओर बढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको 2 बजे कहीं और भी ज्वाइन करना है। तो एक आखिरी सवाल अगर हम ले लें हमारे किसी दर्शक का, शिव महिला जी का तो सवाल हमने ले लिया, रोशन जी का सवाल भी हमने ले लिया। अच्छा, अपने सवाल दर्शक ना कई कई बार पोस्ट कर देते हैं, तो इसमें ना ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ते हैं। बाद में फिर प्राइम मेंबर्स कहते हैं कि हमारे सवाल नहीं लिए, उनकी शिकायतें आ जाती हैं या फिर उनके गुस्से नाराज़गियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो इसलिए सारा टाइम ना नज़र सर सिस्टम के ऊपर ही गड़ी रहती है, नीचे ही देखना पड़ता है कि किसी का सर सवाल एक ना बात पूरा हो। बताइए, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? मुझे क्यों फंसा रहे हैं आप, मेरी शादी को 17 साल हो गए सर। नहीं, मैं एक जनरल सवाल पूछ रहा हूँ सर। 15 साल हो गए मेरी शादी को, दिसंबर 2015 से 10 साढ़े मैंने 10 साल, 10.25 हो चुके हैं। 17 सवा बोला था 10 सर। साल में 17 सर, 17, गलत मत सुनिए। मैं कभी नहीं नहीं, मैं अपनी बता रहा हूँ कि मुझे 10 सवा 10 साल हो गए हैं। तो मुझे जब सवा 10 साल में अभी शिकायतें सुनने की आदत पड़ चुकी है, तो 17 साल में आपको तो पड़ ही जानी चाहिए थी। सर, मतलब वहाँ भी सुनेंगे यहाँ भी सुनेंगे, बस इतना ही था मेरा कहना। अब तो आदत ही पड़ गई है सर। अब तो फर्क ही नहीं। अब तो मतलब ये लोग कंप्लेन करते हैं तो भी मेरे को ऐसे ही लगता है कि बीवी कंप्लेन कर रही है। ठीक, ओके। बढ़िया है सर, 10 साल वाला तजर्बा जीत गया 17 साल से। खैर, एट पीस, वाइफ इज राइट, ये मैं अपने घर पे लिख के रख लिया हूँ। वाइफ इज ऑलवेज राइट। और ये वीडियो दिखाते होंगे एक घर पे बार तो जाके। मैं बॉस से बहस कर लेता हूँ, एक बार तो मैं बॉस से बहस कर लेता हूँ कि बॉस इज ऑलवेज राइट वाला कॉन्सेप्ट गलत है। घर पे नहीं करता। हाँ हाँ, मैं समझ गया। और ये वीडियो बाद में दिखाते होंगे जाके। हाँ, ये दिखाता भी हूँ। मैं तारीफ कर रहा हूँ तो तारीफ बाद में दिखाऊँ। कंधा हमारा, फायदा आपका। मैं तो पूरे फायदे लेता हूँ। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। आना पड़ेगा सर बनारस। एक चीज है सर, आई वुड ऑलवेज से कि अगर आपको शादी करनी है तो हमेशा अरेंज मैरिज कीजिएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे भाई की लव मैरिज है, मेरी अरेंज मैरिज है, मेरे कई मित्रों की लव मैरिज है, हाँ, कई की अरेंज मैरिज है। तो आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर आपको सुखी वैवाहिक जीवन बिताना है, बहुत कम चांसेस हैं
कि कोई गड़बड़ जाएगी, 99% ऑफ द केस में यू विल बी वेरी हैप्पी। अरेंज मैरिज में। अरेंज मैरिज में। हम्म। चलिए सर, आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, मेरी भी लव मैरिज ही है। अरे तब तो तभी आप दुखी हैं, 17 साल में अब तक आदत नहीं पड़ी है। मुझे पता था लास्ट में आगे फंसेंगे आप, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं बजिंग स्टॉक्स की तरफ। अच्छा, मनी नाइन में लव मैरिज वाला ही सिलसिला है क्या? फिर मित्तल जी करते नाराज हैं हो सर, जाएंगे कि तुम बात बता करते दिए। हैं सर, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन आपने जो आज जो राज खोले हैं ना, और जो आपने प्लेटफॉर्म सेट किया है ना अपने लिए, वीडियो दिखाते हैं जाके, इसका भी हिसाब लेना पड़ेगा। बताइए सर, आप कह रहे थे कि 4-5 स्टॉक्स आप डिस्कस करना चाहते हैं जो कि बहुत बढ़िया लग रहे हैं। एक हमारे दर्शक का सवाल भी आया था, दिलीप कुमार जी का सवाल हमने होल्ड कर लिया था। वो कह रहे थे कि मुझे 30,000 रुपये लगाने 1 महीने के लिए। तो बताइए सर, कौन से स्टॉक हैं आपके रडार पर? बिल्कुल सर, अगर आपको ये दिख रहा है ऊपर वाला ब्रेकआउट, अगर आपको बाय करना है तो आपके लिए फिर आता है इंडस टावर। इंडस टावर में इस जोन में आपको याद होगा, अलग 3 हफ्ते वॉलेटिलिटी रही थी, लेकिन 424 के आसपास हमने डिस्कस किया था कि ऑल टाइम हाई आएगा। ऑल टाइम हाई का ये पूरा कप एंडल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट आ रहा है 460 के ऊपर। ये स्टॉक अब धीरे धीरे करके 550 रुपए निकल जाएगा, तो एक इस स्टॉक को आप बाई कर सकते हैं। लेवल नोट कर लीजिए, 460 रुपए के आसपास बाई करना है, 420 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा, एचडीएफसी बैंक अपने बॉक्स लो के आसपास आ गया है। ये बॉक्स लो और ये गैप फिल हो चुका है। यहाँ पे वोलेटिलिटी अच्छी है, एक्यूमुलेट कीजिए बिना स्टॉप लॉस के। बहुत अगर हद तक स्टॉप लॉस लगाना है तो 867 का लगा सकते हैं, बट जनरली लार्ज कैप स्टॉक बॉक्स लो से बॉक्स हाई और एक्सटेंशन दे देते हैं। तो एक दूसरा स्टॉक ये आप देख सकते हैं। तीसरा जो हम बॉटम डिस्कस कर रहे थे, ये सुबह एक जन का सवाल आया था मोरपेन लैब पे, तो उस पे से मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया था। मोरपेन लैब जो बात हो रही थी कि ऊपर फंसे हैं तो अब क्या करना चाहिए, तो मोरपेन लैब में आप यहाँ पे देखिए, कहाँ गया, ये मोरपेन लैब में जो एफवीजी सिस्टम में टेस्ट कर रहा हूँ, जो अभी हमने एसटीबीएल के लिए भी, चलिए मोरपेन लैब छोड़ देते हैं, एसटीबीएल की बात कर लेते हैं, बहुत लोगों के पास होगा भी। ये देखिए, ये बेरिश एफवीजी से सेल आना चाहिए था। ये सेकंड कैंडल है जहां पे सेलिंग आ रही है, लेकिन खराब न्यूज के बाद भी ये लो नहीं टूटा है। तो जैसे ही इसका हाई 97.66 निकलेगा, आप सीधा सीधा बाउंस बैक करोगे 108 रुपए तक। बस अंतर क्या है कि इसमें अभी कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आया है, इसमें नेगेटिव ट्रिगर आया है। पॉजिटिव ट्रिगर, आप अगर ये इस टाइप के सेटअप खेलने हैं तो आपको खेलने चाहिए कि इसमें एसीपीसी जैसे स्टॉक में, जहां पे पॉजिटिव ट्रिगर भी आ रहा है। ये 3 एफवीजी थे जहां से सेलिंग आनी चाहिए थी, तीनों से नहीं आई। उल्टा क्या हुआ, पॉजिटिव ट्रिगर के साथ इस गैप के साथ स्टॉक पे ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट के साथ बुलिश एफवीजी की फॉर्मेशन है। सुबह जब हमने डिस्कस किया था तब ये 9 रुपए 90 पैसे के पास था, देखिए 10 रुपए 15 पैसे ऑलरेडी आ चुका है। तो इस स्टॉक को अगर आपको बॉटम बाउंस प्ले करना है तो आपको इन जैसे स्टॉक्स में प्ले करना चाहिए, जहां पे सेल्स पिछले 5 क्वार्टर में हाईएस्ट आई। कल मैं पढ़ रहा था कि इनको वो ऑर्डर मिला है उसके लिए, स्मार्ट मीटर के लिए। स्मार्ट मीटर में लास्ट टाइम जितने स्टॉक्स आए थे सब चले थे, इकलौता यही रह गया था। फाइनली इसको भी ऑर्डर मिला है, पॉजिटिव ट्रिगर है, बड़ी फॉल के बाद रिवर्सल भी उतनी ही तेज वॉल्यूम के साथ है। तो ये मेरी टॉपिक रहेगी, अगर मेरे को वन ऑफ दो स्टॉक्स खरीदना है जहां पे मेरे को रिस्क लेनी है, अगेन 1% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, बट ठीक अगर है। मुझे रिस्क लेनी है फॉलिंग नाइफ कैच करने का, ये गैप और ये 3 बुलिश कैंडल, ये वजह है कि 990 से मैं स्टॉक को बाई करूंगा। 10:15 चल रहा है, मैं अभी भी बाई कर लूंगा। पहला टारगेट मेरा रहेगा 50 डे मूविंग एवरेज 12 रुपए 13 पैसे पे, 12 रुपए 13 पैसे पे। दूसरा टारगेट मेरा रहेगा, जब ये निकल जाएगा तब मेरा टारगेट रहेगा 50% रिट्रेसमेंट 15 रुपए 64 पैसे पे। समय बहुत ज्यादा नहीं है, नहीं मैं आपको डिटेल में मोरपेन में जो एक्सप्लेन किया था वो कर देता कि जब यहाँ पे अब कोई भी अनमिटिगेटेड एफवीजी नहीं है, ये बुलिश एफवीजी फॉर्म हो चुका है। तो आइडियली ऐसे केस में क्या होता है, जब ये कोई भी ये अनमिटिगेटेड एफवीजीज हैं, कोई भी नहीं है, सब मिटिगेट हो चुके हैं, यही एक एफवीजी अनमिटिगेटेड रह गया है, ये वाला। तो आइडियली जब स्टॉक क्या करता है, यहाँ पे साइडवेज जाता है और उसके बाद यूं चलते हुए इन लेवल्स को टेस्ट करने आता है। मैं एक दो एग्जांपल अगले सेशन के लिए खोज लाऊंगा जहां पे ऐसी चीजें हुई हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए 12 रुपए 30 पैसे का, 12 रुपए 20 पैसे का टारगेट पकड़िए, वो निकलता है तो 15 64 का टारगेट पकड़िए। स्टॉप लॉस भी यहाँ पे बता दीजिए 10 रुपए सर। 15 पैसे
स्टॉप लॉस आपका 9 रुपए 20 पैसे के आसपास आएगा, जो 9 रुपए 29 पैसे का आएगा, जो गैप का अपर एंड है। ठीक है सर, आपने मॉर्पिन लैब्स लेना है 9655 के ऊपर कहा आपने? नहीं, नहीं, मोरपेन लैब नहीं लेना है। मोरपेन लैब पे सवाल आया था, तो फिर मैंने कहा था कि अगर आपको प्ले ही करना है, तो एचडीबीएल में नेगेटिव न्यूज़ है, मोरपेन लैब में कोई न्यूज़ नहीं है। सामने एसईपीसी में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, तो फॉलिंग नाइफ में आपको एसईपीसी जैसे स्टॉक लेने चाहिए। मोरपेन ठीक लैब है। वाज़ द एंकर पॉइंट, जहाँ से पूरा डिस्कशन चालू हुआ था। खरीदना है आपको एसईपीसी, ₹10.16 चल रहा है, यहाँ पे ले सकते हैं। 12-20 और 15-64 ये 2 टारगेट रहेगा। फिलहाल 12-20 ही पकड़ के चलिए। 9-29 ये गैप आपका स्टॉप लॉस रहेगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस, नॉट ऑन इंट्राडे बेसिस। आपको इस स्टॉक को क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है, इंट्राडे बेसिस पे नहीं लगाना है। तो इस चीज को इंडस टावर्स याद आपने करके कहा सर, इंडस टावर आपने कहा 460 पे लेना है, 420 का स्टॉप लॉस है, ₹550 का टारगेट था, राइट? बिल्कुल सर, मैं वेट कर रहा हूँ वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाए। मैं तुरंत बाई नहीं करूंगा, तुरंत बाई मैं एसईपीसी करूंगा। इंडस टावर में 460 के ब्रेकआउट का वेट करूंगा, उसके बाद मैं बाई करूंगा, उसके पहले नहीं करूंगा। एक चीज और कुछ दिखानी थी या नोट किया था। मुझे सीएट एचडीएफसी बैंक का सीएट टारगेट भी दीजिएगा सर। सर, एचडीएफसी बैंक ऑल टाइम हाई प्लस एक्सटेंशन लेके, पहले ऑल टाइम हाई, दूसरा एक्सटेंशन का टारगेट 1120, बट दैट इज फॉर इन्वेस्टर्स नॉट फॉर ट्रेडर्स। दूसरा सर, ये पहले आप ये देख लीजिए फटाक से, सीएट लिमिटेड तीसरा स्टॉक वीकली पे। वीकली पे इसने क्या किया है, ये बड़ी कैंडल के अंदर ही पूरा प्राइस एक्शन चला है। इस बड़ी कैंडल के अंदर ही पूरा प्राइस एक्शन चला है, ठीक है। और अब जाके यहाँ पे मल्टीपल विक्स के साथ फेल किया है, और लास्ट सेल बिफोर द बाई 3966 क्रॉस हुआ है। तो अब सीएट में 4438 का टारगेट दिख रहा है। ये 2-3 4438 का। स्टॉक मैंने नोट किए थे। ठीक है, इसमें कोई स्टॉप लॉस भी है सर? स्टॉप लॉस इसी के नीचे क्लोजिंग ले लिए, 3966 का ब्रेकआउट है, ठीक ठाक फॉलो थ्रू मूव आई है, तो अब ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, तो 4438 ये आपका टारगेट हो गया सीएट का। इसमें आप चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। एसईपीसी बोला गया है आपको, एचडीएफसी बैंक ऑल टाइम हाई और 1120, और इंडस टावर्स 460 के ऊपर वीकली बेसिस पर क्लोजिंग हो जाए, ₹420 का स्टॉप प्लस, ₹550 का टारगेट। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत धन्यवाद। जितने भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है, कोई डिस्क्लेमर? तो कोई भी स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। जो सलाह आपको दी है वही सभी को दी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच एंड आई धन्यवाद। विश यू अ वेरी गुड डे अहेड सर।